हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम है और इसके बारे में जानेंगे। कल की क्लास में मैंने डीएनए आरएनए के बारे में बता चुका हूं और आज चरगाव्स रूल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे जो 12th का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जानेंगे कि चरगाव्स रूल क्या है और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले चरगाव्स रूल। चरगाव्स एक साइंटिस्ट का नाम है जो 1950 मेड अप ऑब्जर्वेशन ऑन द बेस ऑफ अदर कंटेंट ऑफ डीएनए। उसने डीएनए के बारे में ऑब्जर्व किया था कब? 1950 में। दोज ऑब्जर्वेशन और जनरलाइजेशन आर कॉल्ड चरगाव्स रूल। उसने ऑब्जर्व किया और उसके बारे में कुछ बताया भी कि क्या होता है। तो उसने बोला इट इज अप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएस का मतलब हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट स्टेट दैट प्यूरिन फाउंड इन डीएनए एंड एडेनिन। उसने बोला है डीएनए में प्यूरिन भी होता है और एडेनिन भी होता है, एंड ग्वानिन और पायरिमिडिन। ग्वानिन भी होता है और पायरिमिडिन भी होता है। ऑफ डीएनए आर थायमिन एंड साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन तो टोटल कितने हो गया? एडेनिन, ग्वानिन, पायरिमिडिन और थायमिन और साइटोसिन। ये सारे किसमें होता है? प्यूरिन में तुम्हारा हो गया एडेनिन और ग्वानिन और पायरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन। मतलब डीएनए में टोटल 2 हो गया, एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आ गया और पायरिमिडिन के अंतर्गत क्या आ गया? थायमिन और साइटोसिन। यहाँ पर देखो, यहाँ से उसने एक फार्मूला भी दिया। तो फार्मूला क्या दिया? यहाँ पर देखो क्या था, 2 था, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। किसमें मिला था? डीएनए में। तो बोला है इट इक्वल अमाउंट, ये दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। जितना प्यूरिन का अमाउंट होता है उतना पायरिमिडिन का होता है। तो प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन आता है और पायरिमिडिन के अंतर्गत थायमिन और साइटोसिन आता है। दोनों इक्वल आता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इक्वल आता है तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो एडेनिन प्लस ग्वानिन बाई थायमिन प्लस साइटोसिन दोनों इक्वल हो जाएगा 1 के बराबर। रेशियो देखा जाए तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में कि बेस रेशियो बताने के लिए एडेनिन, थायमिन और डिवाइडेड बाय साइटोसिन और ग्वानिन इज ए स्पेसिफिक स्पेसिस, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिस। इसी से किसी भी स्पेसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए के बारे में। तो चरगाव्स जो साइंटिस्ट था उसने यही रूल बताया था कि प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन आता है और पायरिमिडिन के अंतर्गत थायमिन और साइटोसिन आता है। तो ये फार्मूला और दोनों 1 के रेशियो में बराबर होता है। उसने यही बात बताया था। और कब ऑब्जर्व किया था? 1950 में उसने ऑब्जर्व किया था डीएनए के बारे में। डीएनए के अंतर्गत 2 आते हैं, एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, ग्वानिन और पायरिमिडिन के अंतर्गत तुम्हारा हो गया थायमिन और साइटोसिन। अगला पॉइंट है इट इज लेस देन 1 इन प्रोकैरियोट्स। इसमें कम से कम एक प्रोकैरियोट्स होता है जिसको इकोलाई कहते हैं। इकोलाई कितना संख्या होता है? 0.92। अगला है बोला है एंड मोर देन 1 यूकैरियोट्स, मतलब लेस देन 1 प्रोकैरियोट्स और मोर देन 1 यूकैरियोट्स। एक से अधिक यूकैरियोट्स होगा और एक से कम प्रोकैरियोट्स होगा। तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल आ गया इकोलाई 0.92 और इसका तुम्हारा यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल आ गया ह्यूमंस का हो गया 1.52। तो दोनों का डाटा याद रखना है। उसके बाद 4 नंबर में बोला है सुगर डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट रेसिड्यूज अगर इन इक्वल नंबर। ये तुम्हारा इसमें जो तुमको पहले से पता होगा कि डीएनए में उपस्थित
शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है और दूसरा नाइट्रोजिनस बेस भी होता है। नाइट्रोजन का बेस मतलब ऊपर भी नाइट्रोजन नीचे भी नाइट्रोजन, डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर इस टाइप से, तो इधर नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन बेस, इस तरह से इसका बेस होता है। और अगला बोला जा रहा है साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वही ने चरगाप से ने बताया था। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है? 2। इधर देखो डबल स्ट्रैंड है, एक ये, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कितना पॉलीपेप्टाइड हो गया? 2। डबल हेलिक्स चेन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन उपस्थित होते हैं एंड वेयर बैकबोन इज द कंस्टिट्यूएंट बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। ये तुम्हारा जो शुगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बैकबोन की तरह काम करता है। किसके तरह? बैकबोन के। और इसका दूसरा नाम बैकबोन भी बोला जाता है। उसके बाद शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट, शुगर फॉस्फेट को बेस प्रोजेक्ट भी बोला जाता है इनसाइड का। 2 सच कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो इसमें हम जानते हैं कि 2 स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में होता है। आर ज्वाइंड विद वन एंड अदर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, हम पहले भी बताए थे कि दोनों जो स्ट्रैंड है ये दोनों स्ट्रैंड है ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टिंग होता है। दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ आपस में रहता है। देयर कॉम्प्लीमेंट इन नाइट्रोजनस बेस, और इसका जो बेस होता है बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टिंग, इस तरह का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। डबल स्ट्रैंड दोनों आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये बेस नीचे वाले को कहते हैं, बेस में नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजिनस बेस बोल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। देयर कॉम्प्लीमेंट इन नाइट्रोजिनस बेस, ये तो जान गए। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं? 3। बिटवीन देयर कॉम्प्लीमेंट इन नाइट्रोजिनस बेस, और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, एक नाइट्रोजिनस बेस है अनदर नाइट्रोजिनस बेस के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, मतलब आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जिसके कारण डबल स्ट्रैंड बनता है। डीएनए के बारे में जानेंगे। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बोला जाता है डीएनए को, और डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब डबल स्ट्रैंड होता है तो दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और अलग अलग प्राइमर से वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रहता है। प्राइमर 5 और 3 डैश में रहता है। तो यहाँ पर जब आरएनए के फॉर्म में उसको तैयार किया जाता है तो इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलते हैं, और इनको जो इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स को 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस बोला जाता है, और तीसरा हो गया फास्फोरस। इसी न्यूक्लियोटाइड्स को 3 भाग में बांटा गया है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरस। सबसे पहले शुगर के बारे में जानेंगे। तो शुगर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, शुगर को राइबोज भी बोलते हैं। तो राइबोज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ये कितना रिंग बना रहा है? ये टोटल 5 रिंग बनाते हैं। एक सबसे ऊपर वाले जो होते हैं ऑक्सीजन से कनेक्ट रहते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे आसान तरीका है, OH और हाइड्रोजन को आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं प्राइमर पर। फर्स्ट पर OH ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन नीचे, OH नीचे रहेगा, हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे, हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, और वहाँ पर हाइड्रोजन CH2OH ऊपर रहेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम राइबोज कहेंगे। शुगर के अंतर्गत आता है। 5 कार्बन का शुगर बनता है। कितना? 5 कार्बन का, जिसको पेंटासिल भी बोला जाता है, जिसको पेंटोसिल भी बोला जाता है। यहाँ पर देख लो। और ये तो राइबोज का स्ट्रक्चर है, और डीऑक्सीराइबोज का नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट फिगर पूछते हैं नीट एग्जाम में या 12th में। तो यहाँ पर OH ऊपर दिया गया है, मतलब सारा जो भी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, मिलता जुलता फिगर है,
बस जहाँ पर डिफरेंट है उसको हम ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर डिफरेंट है, उन चीज़ों से हम डिफरेंट करके अलग अलग याद रख सकते हैं। तो सब चीज़ सेम है, वो एच इसमें भी ऊपर है, इसमें भी है। हाइड्रोजन नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, लेकिन इसमें जो सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर ऊपर और नीचे दोनों में हाइड्रोजन भी है, लेकिन सेकेंड नंबर में नीचे में क्या है, OH है। तो इससे डिफरेंस करके हम याद रख सकते हैं, बाकी सब सेम है। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में यही अंतर है। ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन का कमी होना, ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन निकल जाना, इसलिए एक ऑक्सीजन राइबोज से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबोज। एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव कर दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सी राइबोज। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, राइबोज का और डीऑक्सी राइबोज का। शुगर के अंतर्गत दोनों आते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। शुगर 5 कार्बन का होता है और जिसको पेंटोसिल बोला जाता है। स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, तो शुगर का स्ट्रक्चर बन चुका। अब नाइट्रोजन बेस है, तो नाइट्रोजन बेस का यहाँ पर दिया गया है। हम कल ही बताए थे कि नाइट्रोजन बेस में 2 आते हैं, एक हो गया प्यूरिन, दूसरा एडेनिन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन और थाइमिन आते हैं और पायरीमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और ग्वानिन आते हैं, कल ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के तौर पर हमने समझा दिया कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है और पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है नाइट्रोजन बेस को खास करके। तो नाइट्रोजन बेस किसका पार्ट है, न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट है। न्यूक्लियोटाइड्स का 3 पार्ट है, एक शुगर नाइट्रोजन बेस और तीसरा फास्फोरस। तो शुगर के बारे में हम जान गए और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। तो हम नाइट्रोजन बेस को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक हो गया प्यूरिन और दूसरा पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, थाइमिन और पायरीमिडीन के अंतर्गत ग्वानिन और साइटोसिन आते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर दिया गया है। प्यूरिन टोटल 9 मेंबर्स डबल रिंग बनाकर वो अपना रिंग बनाता है। तो 9 मेंबर्स याद रखना, टोटल कार्बन कितने, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन और कार्बन टोटल मिलाकर 9 होते हैं। तो आपस में कनेक्टिंग करके एक रिंग तैयार करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना है, 9 है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल बेंजीन हो गया। और बेंजीन के साथ में तुम्हारा 5 नाइट्रोजन और कार्बन का साथ में रिंग बनाकर कनेक्टिंग जाएगा। तो 6 ये, और इधर कितना हो गया, 5 3 8 9। यहाँ पर काउंटिंग भी कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका रिंग देखो कैसे तैयार हुआ है। सबसे पहले क्या है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। तो इसमें एक चीज़ दिखाई देता होगा, नाइट्रोजन बेस, इसका नाम क्यों पड़ा। इसका जो बेस है, नीचे वाला बेस किसको कहते हैं, ऊपर को नहीं, नीचे को बेस बोला जाता है। तो बेस इसका क्या है, दोनों का, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर देखो, इसको याद भी रख सकते हैं, कैसे बनाया जाता है, एक कार्बन फिर नाइट्रोजन, कार्बन फिर नाइट्रोजन, और दोनों क्या देंगे, कार्बन। फिर यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार हुआ। फिर यहाँ से एक एक अल्टरनेटिव गैपिंग करके डबल बॉन्ड देंगे। पहले टोटल को सिंगल में रखेंगे, अल्टरनेटिव करके डबल बॉन्ड देंगे। पहले डबल दिया, फिर गैपिंग हुआ, फिर डबल, फिर गैपिंग, फिर डबल, फिर गैपिंग, फिर डबल, और यहाँ पर दोनों के दोनों सिंगल रहेगा। तो टोटल कितना डबल बॉन्ड आ गया इसमें, 1 2 3 4, टोटल 4 डबल बॉन्ड आते हैं और बाकी का टोटल सिंगल रहता है। तो इतना याद रखना, 9 मेंबर डबल बॉन्ड होता है, मतलब 9 सदस्यों के साथ मिलकर डबल बॉन्ड बनाते हैं।
उसके बाद हम अभी बताए हैं कि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो इसमें हो गया 6 एमिनो प्यूरिन होता है एडेनिन में, और ग्वानिन में 2 एमिनो और 6 ऑक्सो प्यूरिन होता है, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन आता है। उसके बाद पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। तो ये इसको बोला जाता है फिफ्थ मिथाइलेशन, यूरासिल से कनेक्टिंग रहता है साइटोसिन और इधर थायमिन, इधर हो गया साइटोसिन, इधर थायमिन। यूरासिल को क्या बोलते हैं 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, और इसका यूरासिल का पूरा नाम ये है 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन, और इसको हम क्या बोलते हैं यूरासिल। फॉस्फेट का सबसे आसान है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर याद रखना। ये टोटल 4 फॉस्फेट 4 बॉन्ड बनाता है टोटल। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को भी मैनेज करना है। तो 3 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मैनेज हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड रख देंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अगर हाइड्रोजन को रिमूव, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बता दिया। अब है दूसरा न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स शुगर और नाइट्रोजिनस बेस दोनों को ऐड करके न्यूक्लियोसाइड्स बोला जाता है। इसमें फर्स्ट कार्बन पर साइटोसिन रहता है और 5th कार्बन पर शुगर रहता है। उसके बाद बोला है लिंक टू नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरिन, 9 जिसमें 9 पोजीशन का नाइट्रोजिनस बेस बनेगा उसको हम प्यूरिन कहते हैं, और N6 पोजीशन का बनेगा उसे हम पायरिमिडीन कहते हैं। तो इसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ पर तुमको फिगर बनाया गया है। एक हो गया फॉस्फेट के साथ में एडेनिन जुड़ा हुआ है शुगर में, और दूसरा हो गया शुगर में साइटोसिन जुड़ा हुआ है। तो इसमें बोल रहा है नाइट्रोजन बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक रहना चाहिए। इसमें एडेनिन और शुगर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा एडिनोसाइन, और ग्वानिन और शुगर को ऐड करेंगे तो ग्वानोसाइन तैयार होगा। उसके बाद सेकंड नंबर में देख लो साइटोसिन और शुगर को ऐड करेंगे तो साइटिडिन, यूरासिल में शुगर को ऐड करेंगे तो यूरिडिन, और थायमिन में शुगर को ऐड करेंगे तो थायमिडिन बनेगा। उसके बाद एडिनोसाइन से शुगर तैयार होता है, और एडिनोसाइन से शुगर प्लस एडेनिन, और डीऑक्सी एडिनोसाइन से तुम्हारा शुगर और प्लस एडेनिन तैयार होता है। इन सभी को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, इतना याद रखना। OH यहाँ पर जब सिंगल स्ट्रैंड है तो 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ रहता है, और सिंगल से क्या बनता है डबल। यहाँ पर स्ट्रैंड के सरफेस पर बहुत सारा शुगर और फॉस्फेट होते हैं। जो स्ट्रैंड बना हुआ होता है वो शुगर फॉस्फेट का बना होता है, और इसके सरफेस पर नाइट्रोजिनस बेस होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड से जब डबल स्ट्रैंड तैयार होता है तो इसके अपोजिट में काम करता है। जैसे ये स्ट्रैंड हो गया 5' से 3', तो इसके अपोजिट में उल्टा हो जाता है, 5 नीचे और 3 ऊपर। तो जस्ट इसके अपोजिट तैयार हुआ है, इसलिए एंटी पैरेलल कहते हैं। एंटी मतलब उल्टा हो गया और पैरेलल मतलब समानांतर हो गया। तो इसके एंटी पैरेलल तैयार हुआ। बाकी सब ये भी 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था और 1 ये, तो ये टोटल कितना हो गया डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, और ये इसका स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हो गया। तो स्ट्रैंड में एंटी पैरेलल बोलेंगे और इसका अपोजिट काम कर रहा है। और ये 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर सिंगल स्ट्रैंड है तो 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और डबल है तो डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये अगर पूछेगा कि जो सिंगल स्ट्रैंड है वो किससे बना होता है तो शुगर और प्लस फॉस्फेट से बना होता है, और इसके सरफेस पर बहुत सारा नाइट्रोजिनस बेस होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आगे इसी स्ट्रक्चर को डीएनए के व्यू में दिखाया गया है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से उलझा पड़ा रहता है, एक दूसरे में
क्या होता है, उलझा हुआ रहता है, एक दूसरे में आपस में उलझा हुआ रहता है। तो इसमें देखो, इसमें भी ये क्या है, 5 डैश से 5 डैश से तुम्हारा 3 डैश आ गया और 3 डैश से कहाँ आ गया, 5 डैश। यहाँ पर 3 डैश होगा उल्टा, रुक जाओ 5। हाँ तो ये यहाँ भी तुमको उल्टा हो जाएगा, 5 डैश से 3 और 3 से 5, दोनों अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आता है, यहाँ इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं नीट और 12th में। तो सबसे पहले ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, एक बेस से दूसरे बेस के एक पर जब 5 डैश पर एडेनिन है तो 3 डैश पर थाइमिन हो जाएगा, और 5 पर साइटोसिन है तो 3 पर ग्वानिन हो जाएगा। तो एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, और साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, ये पहले ही बता चुके हैं। और ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है। अब देखो आगे क्या है कि एडेनिन और साइटोसिन का डिस्टेंस कितना होता है। एडेनिन से साइटोसिन का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है, 0.34 नैनोमीटर। और एडेनिन से थाइमिन के दूरी को हम बेस पेयर कहते हैं। और यहाँ पर जहाँ भी अगर पूछा जाए इसके और इसके बीच का दूरी, जैसे थाइमिन और ग्वानिन के बीच का दूरी यहाँ पर देखा जाए तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, या थाइमिन या साइटोसिन के बीच का दूरी पूछा जाए तो 0.34 नैनोमीटर। कुल मिला के दो नाइट्रोजन बीच के जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर होता है बेस पेयर में। कहीं भी अगर इसका कोई डाटा पूछा जाए तो बेस पेयर में बोलेंगे। अगला है देख लो, अगला 2 स्ट्रैंड के बीच के दूरी को हम कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2 नैनोमीटर हो जाएगा। 2 स्ट्रैंड के बीच के दूरी कितना होता है, 2 नैनोमीटर। चलो इसी बात को हम यहाँ पर भाषा में लिख दिए हैं कि एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगला है टाइप ऑफ डीएनए। टाइप ऑफ डीएनए को बी टाइप कहते हैं। डीएनए जो टाइपिंग होता है वो उसको हम बी डीएनए कहते हैं। अगला है एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है। ये टर्न किसको कहते हैं, घुमाव को कहते हैं। अगर ये एक टर्न पूरा कवर करता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक टर्न हो गया, पूरा का पूरा एक टर्न हो गया। इसमें कितना बेस पेयर होगा, 10 बेस पेयर। उसके बाद बोला जा रहा है पिच। पिच का मतलब हो गया कि तुमको जैसे थाइमिन से लेकर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन सब आ जाए, उसके बीच का हम क्या करते हैं, पिच करते हैं। तो एक पिच बराबर कितना हो गया, 3.4 नैनोमीटर। इसका जितना भी डाटा है सबको एक जगह कलेक्ट करके याद कर लेना अच्छा से। इसी से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो ये डाटा से आएगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। जितने भी डाटा है पहले भी दिखा चुका है और यहाँ भी डाटा है, उन सब सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट करके और की पॉइंट बना के उसको याद कर लेना।